हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीटेट जिसका एग्ज़ाम 7 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाला है और इस क्रम में आज हम लोग एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे आरटीई एक्ट 2009 से संबंधित, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आरटीई एक्ट 2009 से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पर आधारित क्या है इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ से सीटेट हो गया, कोई भी एस्टेट हो गया, या फिर कोई भी शिक्षक भर्ती हो गई, इससे संबंधित प्रश्नों को हर परीक्षा में पूछा ही गया है। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार अध्यापक को किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता। नेगेटिव नहीं पूछा है कि कहाँ पे अध्यापक को नहीं लगाया जा सकता है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार। आपदा प्रबंधन, जनगणना, पल्स पोलियो या फिर इन सभी में कहाँ पे नहीं लगाया जा सकता है। तो आरटीई एक्ट 2009 कहता है कि हम अध्यापकों को आपदा प्रबंधन में लगा सकते हैं, जनगणना में भी लगा सकते हैं, लेकिन पल्स पोलियो अभियान में हम अध्यापकों को नहीं लगाएंगे। ऑप्शन 3 हमारा क्या है, राइट आंसर है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है आरटीई 2009 के अनुसार अध्यापक किस दायित्व को पूरा करेगा। यानी कि अध्यापक इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से किस दायित्व को पूरा करेगा। तो ए है, ऑप्शन ई है विद्यालय में नियमित उपस्थिति, ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम का संचालन करना, ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम का निर्माण व संशोधन करना, और ऑप्शन डी है व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार बालक को शिक्षा देना। यानी कि इंडिविजुअल बालकों को क्या करना, शिक्षा देना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, आरटीई 2009 के अनुसार अध्यापक किस दायित्व को पूरा करेगा। देखिए चारों ऑप्शंस क्या है, सही लग रहे होंगे, लेकिन पूछा किसके अकॉर्डिंग है, आरटीई एक्ट के अनुसार। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा कि व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार बालक को क्या करना, शिक्षा देना। इनमें कूट है तो कूट हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा वाला कूट, ए बी और डी तीनों सही हो जाएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार और कि क्या है, आरटीई एक्ट के अनुसार अध्यापक किस दायित्व को पूरा करेगा। तो विद्यालय में नियमित उपस्थिति, पाठ्यक्रम का संचालन और व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार बालक को शिक्षा देना। लेकिन पाठ्यक्रम का निर्माण व संशोधन अध्यापकों का काम नहीं होता है। वो किसका काम है, तो राज्य स्तर पर एससीईआरटी का काम है और नेशनल लेवल पर एनसीईआरटी का काम है। आगे देखते हैं आरटीई 2009 के अनुसार बालक को टीसी यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कहते हैं टीसी को, और कितने दिन की समय सीमा में देनी पड़ती है। यानी कि आरटीई एक्ट के अनुसार बालक को टीसी कितने समय सीमा में देनी पड़ेगी, कितने दिनों के अंदर बालकों को हम टीसी दे देंगे, 10 दिन, 14 दिन, 7 दिन या 30 दिन के अंदर। यह प्रश्न पूछा गया है, तो कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर बालकों को टीसी यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे देनी पड़ती है। आगे देखते हैं चौथे प्रश्न को। हम देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा है कि शिक्षा किस सूची का विषय है। तो कितनी सूचियां हैं, 3 सूची हैं। कौन कौन, राज्य है, राज्य सूची है, उसके बाद से कौन सी केंद्र सूची आती है और समवर्ती सूची आती है। देखिए 3 सूचियां हैं, राज्य सूची जिसमें राज्य से संबंधित विषय आते हैं, उसके बाद से केंद्र सूची आती है। कौन सी सूची आती है, तो केंद्र सूची है, और इन एक समवर्ती सूची है। क्या है, समवर्ती सूची है। तो इसमें राज्य से संबंधित विषय, इसमें केंद्र से संबंधित विषय, लेकिन इन दोनों में जो इन दोनों से संबंधित इन दोनों में आएंगे वह समवर्ती सूची में विषय आता है। जैसे शिक्षा हो गया, किसका विषय है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय। इस पर केंद्र भी काम कर सकती है और राज्य भी, दोनों काम कर सकते हैं शिक्षा पर। यह किसका विषय है, शिक्षा समवर्ती सूची का। वन किसका है, पर्यावरण किसका है, ये सभी जो है समवर्ती सूच के विषय। समवर्ती सूच का मतलब ये होगा जिस पर राज्य भी काम कर सके और केंद्र दोनों मिलकर काम कर सकें, वह समवर्ती सूच के अंतर्गत आता है। तो पूछा है शिक्षा किस सूची का विषय है, तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय। ऑप्शन 3 हमारा क्या है, राइट होगा। आगे देखते हैं 5वें प्रश्न को। 5वां प्रश्न है आरटीई 2009 की धारा 29A, आरटीई एक्ट 2009 की धारा किस धारा की बात कर रहा है, तो धारा 29A की बात कर रहा है, और कह रहा है किसके अनुसार, राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी। यानी कि राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी है जो इसके लिए राज्य के लिए करिकुलम बनाता है, वह कौन सा है। तो एनसीईआरटी किसके लिए, सेंट्रल के लिए है। एमएचआरडी जिसका वर्तमान में नाम शिक्षा क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, पहले एमएचआरडी था तो अब क्या नाम हो गया, शिक्षा मंत्रालय इसका नाम हो गया। आप ये भी जानिए, क्योंकि शिक्षा
अब MHRD का नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय। CBSE और SCERT या फिर SCERT। तो राज्य स्तर पर अगर हम बात करें तो शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी होती है? ऑप्शन 4 हमारा सही है, SCERT राज्य स्तर पर शैक्षिक प्राधिकारी संस्था होती है। लेकिन RTE एक्ट 2009 की धारा 29 में यह बात कही गई है। आगे देखते हैं, छठा प्रश्न हमारा है, RTE 2009 को आधार प्रदान करने का कार्य किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? यानी कि जो RTE एक्ट 2009 है, इसको किस संविधान संशोधन के तहत आधार प्रदान किया गया? देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है, 44वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 85, और यह क्या है? 86वां संविधान संशोधन 2002। अब कह रहा है कि RTE 2009 के अनुसार इसको कौन सा आधार प्रदान कर रहा है संविधान संशोधन? तो इसको ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर है। 86वां संविधान संशोधन कब होता है? 2002 में होता है, और यही जो RTE एक्ट 2009 को आधार बेस प्रदान करता है। यहीं पर जो है, यहीं पर 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। 11वें मूल कर्तव्य की बात कहाँ पे? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में की गई है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न है, RTE 2009 में अध्यापक विद्यार्थी सामान्य अनुपात, यानी कि जो अध्यापक और कितने विद्यार्थियों पर कितने अध्यापक की आवश्यकता होगी, यह अनुपात की बात कहाँ पे की गई? RTE एक्ट 2009 में। तो क्या अनुपात होगा? 130 का, यानी कि 1 टीचर 30 छात्र, 145 यानी कि 1 टीचर 45 छात्र, 140 यानी कि 1 टीचर 40 छात्र, या फिर 132 एक शिक्षक और 32 छात्र। तो देखिए, ये जो भर्ती 2019 में शिक्षक भर्ती हुई थी, 2019 में जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि कितना अनुपात होगा अध्यापक और विद्यार्थियों का? 140 का अनुपात होगा। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा चुका है शिक्षक भर्ती 2019 में। आठवां प्रश्न है, RTE 2009 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों के बालक किस श्रेणी में आते हैं? यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवार हैं, उनके बालक जो किस श्रेणी में आते हैं? तो देखते हैं, जिसे हम BPL परिवार कहते हैं। असुविधाग्रस्त क्षेत्रों के बालक, दुर्बल कमजोर वर्ग के बालक, विशेष श्रेणी के बालक, या उपरोक्त सभी। तो यह क्या हो जाएगा? एक बार प्रश्न को देखिए फिर से कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों के बालक किस श्रेणी में आते हैं? तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है, दुर्बल या कमजोर वर्ग के बालक इन्हें कहा जाता है। आगे देखते हैं, 9वां प्रश्न है हमारा, RTE 2009 में बालक को विद्यालय में प्रवेश देते समय ली जाने वाली परीक्षा क्या कहलाती है? यानी कि RTE एक्ट 2009 में बालकों को विद्यालय में जो प्रवेश परीक्षा ली जाती है, एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो विहिप कहा जाता है, अधिसूचना, प्रति व्यक्ति शुल्क, या फिर अनुवीक्षण प्रक्रिया। उसे क्या कहा जाता है? जो एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है तो उन्हें अनुवीक्षण प्रक्रिया हम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवीक्षण प्रक्रिया। ऑप्शन 4 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, 10वां प्रश्न हम, RTE 2009 की धारा कौन सी है? धारा याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि धाराएं यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। तो RTE 2009 की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी परिषद की बैठक प्रतिमाह किस दिन होती है? देखिए, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कब होती है प्रतिमाह, 1 माह, 2 माह, 3 माह या 6 माह पर कब होती है? तो प्रतिमाह, हर माह होती है। किसकी बैठक? तो विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यकारिणी परिषद की बैठक प्रतिमाह होती है। अब कब होती है धारा 21 के अनुसार? पूर्णिमा, बसंत पंचमी, सप्तमी, या फिर अमावस्या के दिन। तो कब होती है प्रतिमाह? अमावस्या के दिन जो है विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी परिषद की बैठक, जो कि प्रतिमाह, हर माह होती है। ऑप्शन 4 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, 11वें प्रश्न को देख लेते हैं। 11वां प्रश्न क्या है कि RTE की धारा 21 में साधारण सभा की 2 बैठकों में अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? यानी कि RTE की धारा 21 में जो साधारण सभा की 2 बैठकें होती हैं, उनमें कितना डिफरेंस होगा? 2 बैठकों के बीच कितना अंतर होगा? 4 माह का, 1 माह का, 3 माह का, या 6 माह का? तो उन बैठकों के बीच, उन 2 बैठकों के बीच अंतर 6 माह का, यानी कि 6 माह बाद जो है पहली बैठक के 6 माह बाद दूसरी बैठक को आयोजित किया जाएगा। यानी कि ऑप्शन 4 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, 12वें प्रश्न को देख लेते हैं।
RTE 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि हमें निगेटिव देखना है, कौन सा सही नहीं है। देखिए, विद्यालय का वातावरण भययुक्त होना, तो कौन सा सही नहीं है, विद्यालय का वातावरण भययुक्त होना चाहिए, नहीं, भय मुक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में नहीं, तो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में नहीं, बिल्कुल 1 से 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या फिर रीजनल लैंग्वेज में ही देनी है। RTE न्याय योग्य व वाद्य योग नहीं है, बिल्कुल नहीं है, न्याय योग्य और वाद्य योग नहीं है। और बालकों के अधिकारों का संरक्षण, तो कह रहा RTE एक्ट 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है, तो कूट देख लेते हैं हम कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन पहला ही हमारा क्या है, राइट आंसर होगा, ए और बी, ये दोनों सही नहीं है। आगे देखते हैं 13वां प्रश्न हमारा। 13वां प्रश्न क्या है, 13वां प्रश्न है कि RTE की धारा 7 के अनुसार केंद्र और राज्यों का आर्थिक अंशदान कितना होता है। इनके RTE की धारा 7 है और इसके अनुसार केंद्र कितना एजुकेशन पे खर्च करता है और राज्य कितना कितना देता है एजुकेशन पे। तो देखते हैं 50-50, यानी कि 50% 50 या फिर 60-35, यानी कि 70:30 या फिर 60:40। तो कितना केंद्र देता है, 60 देता है, और 40 कितना देता है, राज्य खर्च करता है किस पर, शिक्षा पर। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, 60:40 का रेशियो रहता है। आगे देखते हैं 14वां प्रश्न देखते हैं कि RTE की किस धारा में विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था की गई, यानी कि RTE 2009 की कौन सी धारा है जिसमें विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था की गई है। धारा 10 है, धारा 11 है, धारा 12 या फिर धारा 13। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन 2 हमारा सही है, धारा 11 विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था की गई RTE एक्ट 2009 के अनुसार। आगे देखते हैं 15वां प्रश्न हमारा क्या है। 15वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, यानी कि स्वतंत्र भारत हमारा जब आज़ाद हुआ तो उस समय भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन हुए थे। सी राजगोपालाचारी, केसी पंत, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर स्मृति ईरानी। तो कौन हुए थे पहले शिक्षा मंत्री स्वतंत्र भारत के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, यही भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुए थे। कौन स्वतंत्र शिक्षा मंत्री हुए थे। आगे देखते हैं 16वां प्रश्न क्या है। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन RTE एक्ट 2009 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है, तो देखते हैं। कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय 1 से 1 किलोमीटर के दायरे में होंगे, यानी कि जो कक्षा प्राइमरी 1 से 5 मतलब प्राइमरी विद्यालय 1 किलोमीटर के अंदर होगा, बिल्कुल सही बात है। माता पिता की बाध्यता होगी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें। आगे देखते हैं सी है प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक की ही शिक्षा आती है और धारा 12 के तहत निजी विद्यालयों में 25% सीट आरक्षित व दुर्बल वर्ग के लिए है। 25% याद रखिएगा, धारा 12 के तहत निजी विद्यालयों में 25% सीट किसके लिए, तो आरक्षित है और दुर्बल वर्ग के लिए है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही है कि माता पिता की बाध्यता होगी कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। 17वां प्रश्न है RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक का कार्य नहीं है। क्या कार्य नहीं है शिक्षक का, एक बालक का अधिगम रिकॉर्ड रखना, बिल्कुल रखना, ये जरूरी है कि बालक ने कितना अधिगम किया, कितना सीखा, उसका रिकॉर्ड रखना एक शिक्षक का कार्य है। शारीरिक व मानसिक दंड का प्रयोग नहीं करना, तो जो है शिक्षक शारीरिक मानसिक दंड का प्रयोग नहीं करेगा RTE 2009 के अनुसार। और SMC का नेतृत्व करना और प्रति सप्ताह कालांश कितना 45 कालांश लेना, ये भी प्रश्न पूछा गया शिक्षक भर्ती में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा कि यही शिक्षक का कार्य नहीं, क्या SMC का नेतृत्व करना यह शिक्षक का कार्य नहीं है। 18वां प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे कितने, 45 घंटे हैं, कालांश 45 है, सही है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात 130 कितना होना चाहिए, 130, और जूनियर के लिए कितना होना चाहिए, 140 का रेशियो था। अभी हमने ऊपर इस प्रश्न को देखा था RTE एक्ट के अनुसार। अभी प्राथमिक विद्यालयों के लिए कितना है, तो 130 का रेशियो है। ठीक है, आगे देखते हैं RTE अधिनियम 2009 आयु समूह 6 से 14 वर्ष के लिए, और डी हमारा क्या है। अब देखिए इनको मिलाना है,
कूट है, कौन सा सही है? तो इनमें देखा जाए तो ऑप्शन डी ए बी सी और तीनों सही है। क्या है? ए बी सी और तीनों ही सही हैं। कि कालांश कितना होना चाहिए? 45 घंटे होने चाहिए। विद्यार्थी और अध्यापक अनुपात 1:3 का होना चाहिए। और RT अधिनियम 2009 आयु समूह 6 से 14 वर्ष के लिए, बिल्कुल 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की बात करता है। और यह कहाँ पे? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है। ठीक है, इसमें भी यह बात की गई है, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है 86वां संविधान संशोधन को। आगे देखते हैं 19वां प्रश्न अपना क्या कहता है। RTE एक्ट 2009 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। RTE एक्ट 2009 विकलांग बालकों के लिए 18 वर्ष तक लागू है। दूसरा है नो डिटेंशन नीति, 10 जनवरी 2019 को आई थी नो डिटेंशन नीति। और सी है कक्षा 1 से 5 पर 150 से अधिक बच्चों पर अनुपात कितना? 61 होगा। ठीक है, 61 होगा। और ऑप्शन डी क्या कहता है? इसका भाग 17 बच्चों के दंड से रक्षा की बात करता है। याद रखिएगा, इसको इम्पॉर्टेंट है कि अगर पूछ ले RTE एक्ट की कौन सी धारा या कौन सा भाग जो है बच्चों को दंड से रक्षा की बात करता है, तो भाग 17 दंड से, बच्चों का दंड से रक्षा की बात करता है। ठीक है, और इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? कौन सा कथन सही नहीं है RTE एक्ट 2009 के अनुसार? ऑप्शन सी हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। आगे देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है कि 20वां प्रश्न है कि यदि कोई विद्यालय बच्चे के प्रवेश के समय कैपिटेशन शुल्क लेता है, यानी कि कोई विद्यालय है और बच्चा जब प्रवेश करता है विद्यालय में, तो जब बच्चा अपना एडमिशन करवाएगा तो उस समय कैपिटेशन शुल्क अगर लेगा कोई विद्यालय, तब उसके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में क्या दंड का प्रावधान क्या किया गया है? तो देखते हैं क्या प्रावधान है। प्रति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड और 1 साल का कारावास। आगे दूसरा ऑप्शन देखते हैं। प्रति व्यक्ति शुल्क के 20 गुना तक अर्थदंड और 2 साल का कारावास। प्रति व्यक्ति शुल्क का 10 गुना तक अर्थदंड और प्रति व्यक्ति शुल्क के 5 गुना अर्थदंड तथा 1 साल का कारावास। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है कि प्रति व्यक्ति शुल्क का 10 गुना तक अर्थदंड। अगर आपने 1 रुपया लिया है तो आपको 10 रुपया देना पड़ेगा, अर्थदंड के रूप में देना पड़ेगा। अगर आपने बच्चों के प्रवेश के समय कैपिटेशन शुल्क लिया है तो अगर 1 रुपया आपने कैपिटेशन शुल्क लिया तो आपको 10 रुपये आपसे वापस लिए जाएंगे। किसके रूप में? दंड के रूप में, उस विद्यालय से लिया जाएगा। अब 21वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन RTE एक्ट 2009 के अनुसार सही नहीं है? इसमें भी क्या पूछा है? सही नहीं है। धारा 3 में अनिवार्य का तात्पर्य सरकार प्रवेश, उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। आगे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी है कक्षा 6 से 8 में 80 से ऊपर बच्चों पर पूर्णकालिक प्राधान्याध्यापक। ऑप्शन सी है। इसके अनुसार कक्ष अधिक समझाती हैं और अध्यापक का दायित्व प्रत्येक बालक का अधिगम रिकॉर्ड रखेगा। बिल्कुल ये तो है कि अध्यापक का दायित्व है कि प्रत्येक बालक का क्या करे? अधिगम रिकॉर्ड रखे। लेकिन यह बात नहीं कही। ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही है कि 6 to 8 में 80 से ऊपर बच्चों पर पूर्णकालिक प्राधान्याध्यापक की बात RTE एक्ट 2009 में नहीं की गई है। आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 22वां प्रश्न है RTE एक्ट 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है 2011 के बारे में? तो कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय शब्दावली कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा प्रदान कराने वाले विद्यालय होते हैं। तो प्राइमरी विद्यालय कौन सा होता है? 1 से 5 तक प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है। ये क्या है? सही है। इसमें 10 भाग 29 नियम हैं। भाग 3 का संबंध विद्यालयों और अध्यापकों के किससे है? दायित्व से है। और ऑप्शन डी है कि ऑप्शन डी है नियम 19 का संबंध अध्यापकों के वेतन, भत्ते और सेवा के निबंधन और शर्तों से है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? RTE एक्ट 2011 के अनुसार तो भाग 3, ऑप्शन सी हमारा सही है। भाग 3 का संबंध विद्यालयों और अध्यापकों के दायित्व से संबंधित है। यही क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23वां प्रश्न क्या है कि 23वां प्रश्न कहता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी आपसे सही नहीं पूछा गया है। तो देखते हैं। इसका भाग 28 शिक्षकों के नियोजित ट्यूशन को निषिद्ध करता है। इसके भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है। तो अगर पूछे आपसे विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान RTE एक्ट 2009 किस भाग में है? तो 21 में है। किस में है? 21 में है। बात करते हैं कि इसका भाग 12 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। और ऑप्शन डी क्या है? इसके भाग 14 में प्रवेश के समय आवश्यक प्रमाण पत्रों से मुक्ति का प्रावधान है।
तो यह भी बात क्या है, सही है। ऑप्शन हमारा सही कौन सा होगा कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें इसका भाग 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषिद्ध करता है। ऑप्शन ई हमारा क्या है, यही सही नहीं है। आगे देखते हैं 24वां प्रश्न है, आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है ये 24वां। आरटीई एक्ट 2009 की धारा 25 संबंधित है, किससे संबंधित है आरटीई एक्ट 2009 की धारा? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति, छात्र शिक्षक अनुपात और विद्यालय विकास योजना। तो देखते हैं एक बार प्रश्न को फिर से देखते हैं कि आरटीई एक्ट की धारा 25 किससे संबंधित है? धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात, किससे? छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है। आज का जो अंतिम प्रश्न हमारा है 25वां कि आरटीई बालकों के आरटीई 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी? ऐसी कौन सी संस्था है जो आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी? अध्यापक प्रशिक्षण के लिए देखते हैं कौन सी संस्था है। तो देखिए, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है, स्थानीय सरकार है, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार। तो कौन अध्यापकों के मानकों और मूल्यों को विकसित करने के लिए जो लागू करेगी? तो केंद्रीय सरकार। कौन सी हमारी सरकार है? केंद्र सरकार या केंद्रीय सरकार। ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो ये थी हमारे आरटीई एक्ट 2009 से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो कि सीटेट के एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अगली क्लास हमारी एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्नों से होगी। तो क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।